नमस्ते। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, वैदिक युग की राजनीतिक संरचना, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और वो कैसे समय के साथ बदला। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससीज और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें शुरू करना होगा ऋग्वैदिक काल से, मतलब करीब 1500 से 1000 बीसी का टाइम। इस टाइम पे समाज मूलतः कबीलाई था। शासन का बेसिस ब्लड रिलेशन था, कोई फिक्स टेरिटरी या इलाका नहीं। सबसे बड़ी यूनिट थी जन, माने ट्राइब या कबीला। अच्छा, तो ये जन का एक हेड होता था, राजन। लेकिन मैंने सुना है ये आज के राजा जैसा पावरफुल नहीं था, मतलब उसे शायद चुना भी जाता था। हाँ, काफी हद तक सही बात है। राजन को जनस्य गुप्ता कहते थे, मतलब जन का प्रोटेक्टर या फिर गोपति, गायों का रक्षक। उसका मेन काम था कबीले को डिफेंड करना, लड़ाई लीड करना, खासकर गवेष्टि। गवेष्टि, ये गायों के लिए युद्ध था, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, गायों के लिए होने वाले युद्ध। तो राजन की शक्तियां लिमिटेड थी और कई बार उसको चुनने या सलाह देने में कुछ काउंसिल्स का, सभाओं का बड़ा रोल था। उसकी मदद के लिए पुरोहित होते थे, चीफ प्रीस्ट जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, सेनानी यानी आर्मी चीफ और ग्रामीणी विलेज हेडमैन। तो ये कौन सी सभाएं थीं जो राजन पर एक तरह से कंट्रोल रखती थीं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं उस टाइम के हिसाब से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, एक थी सभा, ये शायद एल्डर्स या खास लोगों की काउंसिल थी। कुछ जुडिशियल काम भी करती थी। फिर थी समिति, ये आम लोगों की असेंबली थी। और हाँ, राजन को चुनने या हटाने में इसका रोल हो सकता था। एक और नाम आता है विदत का। ये शायद सबसे पुरानी थी और इसके फंक्शंस बहुत सारे थे, रिलीजियस, मिलिट्री, सोशल। और खास बात ये कि विदत में महिलाओं की भागीदारी के भी संकेत मिलते हैं। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और एक गण का भी जिक्र है जो शायद किसी ग्रुप या टुकड़ी के लिए यूज होता था। यानी पावर बटी हुई थी, राजा एब्सोल्यूट रूलर नहीं था। और टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम था? क्या कोई रेगुलर टैक्स था, परमानेंट आर्मी थी? नहीं, ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। राजा कोई रेगुलर टैक्स नहीं लेता था। लोग अपनी मर्जी से बलि नाम का गिफ्ट या भेंट देते थे। और इसी तरह कोई स्टैंडिंग आर्मी, मतलब स्थायी सेना नहीं थी। जब लड़ाई होती थी तो कबीले के लोग ही लड़ते थे। सिस्टम काफी सिंपल था, कबीले की जरूरतों के हिसाब से। तो ये थी ऋग्वेदिक तस्वीर, कबीलाई सिस्टम, मुखिया कुछ हद तक चुना हुआ, सभाएं पावरफुल। लेकिन फिर जैसा आपने कहा बदलाव आया, वो क्या बड़े चेंजेस थे? देखिए, सबसे बड़ा चेंज आया लगभग 1000 बीसीई के बाद, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसकी जड़ में था लोहे का इस्तेमाल और खेती का एक्सपेंशन। आयरन टूल से जंगल साफ करना, गहरी जुताई करना आसान हुआ। एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस हुआ और लोग एक जगह सेटल होने लगे, परमानेंट सेटलमेंट। तो अब जमीन यानी टेरिटरी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कबीले से। अच्छा, तो फोकस अब ब्लड रिलेशन से हटकर टेरिटरी पर आ गया। मतलब जन की जगह अब जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जनपद, जहां जन ने पैर रखे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब राजा सिर्फ लोगों का मुखिया नहीं रहा, वो एक डेफिनेट टेरिटरी का रूलर बन गया। और इसी के साथ राजा की पावर और पोजीशन में बड़ा चेंज आया। सबसे अहम बात, किंगशिप हेरिडिटरी होने लगी, मतलब राजा का बेटा राजा। ओह, और इन पावरफुल सभाओं का क्या हुआ? सभा और समिति, क्या वो अब भी उतनी असरदार रही? नहीं, राजा की पावर बढ़ने के साथ इन सभाओं का इन्फ्लुएंस कम होता गया। सभा और समिति अब ज्यादातर एडवाइजरी रोल में आ गई और विदत तो समझिए लगभग गायब ही हो गई। पावर सेंटर अब राजा और उसके ऑफिशियल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। राजा की ये जो बढ़ती ताकत थी, ये सिर्फ हेरिडिटरी होने तक ही तो नहीं रुकी होगी। इसे जताने के, दिखाने के भी तो कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। हाँ बिल्कुल, राजा अपनी बढ़ी हुई पावर, प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी उसको दिखाने के लिए बड़े बड़े और ग्रैंड यज्ञ करने लगे। जैसे राजसूय यज्ञ, ये कोरोनेशन के टाइम होता था। माना जाता था कि इससे राजा को डिवाइन सैंक्शन मिलता है। फिर वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथों की दौड़ होती थी राजा की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। और सबसे ग्रैंड था अश्वमेध यज्ञ, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वो जिन जिन इलाकों से बिना रोक टोक के निकल गया, वो सब राजा के अंडर मान लिए जाते थे। ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन और सॉवरेनिटी का सिंबल था। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव आए होंगे फिर तो। वो बलि जो पहले गिफ्ट थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो बलि अब गिफ्ट नहीं रही, वो कंपलसरी टैक्स बन गई, अनिवार्य कर। और इसे इकट्ठा करने के लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट हुआ, भागदुगा। एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की हेल्प के लिए अब ऑफिशियल्स का एक ग्रुप भी दिखने लगा, जिन्हें रत्निन यानी ज्वेल्स कहा जाता था। इसमें संग्रहित्री, ट्रेजरर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थे। आर्मी भी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगी। हालांकि एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी का डेवलपमेंट महाजनपद पीरियड में ही हुआ। यानी हम एक क्लियर शिफ्ट देख रहे हैं। ऋग्वैदिक काल का कबीलाई सिस्टम, लिमिटेड पावर वाला मुखिया, पावरफुल सभाएं, और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल का टेरिटोरियल स्टेट, हेरिडिटरी राजा, कमजोर सभाएं और रेगुलर टैक्स। एकदम सही। ये ट्रांजिशन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसने ही आगे चलकर लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पावरफुल किंगडम्स यानी महाजनपदों के बनने की नींव रखी। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ। और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का ये फर्क समझना भारतीय इतिहास की जड़ों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। वाकई, ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक बदलाव, जैसे खेती का विकास, लोहे का इस्तेमाल, इन्होंने पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाले पॉइंट पर भी लाता है कि भले ही उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी पॉपुलर बॉडीज कमजोर हो गईं, क्या उनकी यादें या उनके पीछे का जो आइडिया था कि लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्या वो बाद के इंडियन थॉट में किसी न किसी रूप में जिंदा रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर की बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक संगठन, मतलब लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। हाँ, ये वो वक्त था जब हमारे उपमहाद्वीप में समाज की, आप समझिए, नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल, तो चलिए समझते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उनके आपसी रिश्ते कैसे थे। सबसे पहले बात करते हैं समाज की सबसे बुनियादी कड़ी की, परिवार। कैसा था परिवार? हाँ देखिए, समाज की जो बुनियाद थी ना, वो था परिवार। उसे कुल कहा जाता था।
कुल, अच्छा। और ये व्यवस्था पूरी तरह से पितृसत्तात्मक थी। मतलब परिवार का मुखिया घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष होता था। जिसे कुलप या गृहपति कहते थे। बिल्कुल वही। घर से जुड़े सारे अहम फैसले, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक अनुष्ठान सब उसी के कंट्रोल में था। यानी पिता या सबसे बड़े पुरुष की ही चलती थी। हाँ, और वंश भी पुरुष के नाम से ही आगे बढ़ता था। इसीलिए ना परिवार और कबीले की रक्षा के लिए और वंश बढ़ाने के लिए बेटों यानी वीर की चाहत ज्यादा होती थी। और हाँ, उस समय जॉइंट फैमिली मतलब कई पीढ़ियों का एक साथ रहना ये आम बात थी। अच्छा, अब जब परिवार पितृसत्तात्मक था तो फिर समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या उन्हें कोई अधिकार थे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बाद के वक्त से कंपेयर करें तो महिलाओं का स्थान काफी सम्मानजनक था। सच में? कैसा? उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था, बल्कि कुछ महिलाएं तो इतनी ज्ञानी हुई कि उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया। ब्रह्मवादिनी, अच्छा। जी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा, अपाला, इन विदुषी महिलाओं ने तो ऋग्वेद की ऋचाएं मतलब भजन भी लिखे हैं। अरे वाह, यानी वो इंटेलेक्चुअल फील्ड में भी एक्टिव थे। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वो अपने पतियों के साथ यज्ञों जैसे धार्मिक कामों में बराबरी से हिस्सा लेती थी। उन्हें अर्धांगिनी यानी बराबर का साथी माना जाता था। और सामाजिक जीवन में? वहां भी वो सभा और विदथ जैसी पॉलिटिकल या सोशल असेंबलीज में भी अपनी बात रख सकती थी। शादी भी एडल्ट होने पर होती थी, बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनर्विवाह और नियोग की भी समाज में इजाजत थी। नियोग वो क्या था? अगर किसी विधवा को संतान ना हो तो वो संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ रह सकती थी। और सबसे जरूरी बात, सती प्रथा या पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां उस समाज में नहीं थी। ये तो वाकई बात के जमाने से बिल्कुल अलग तस्वीर है। अच्छा, परिवार से ऊपर समाज कैसे बटा हुआ था? देखिए, कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम, गांव समझिए। उसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ठीक है। फिर कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, मतलब एक तरह का कबीला या क्लैन, ओके। जिसका मुखिया विशपति होता था। विशपति, ओके। और इन सबसे बड़ी सोशल और पॉलिटिकल यूनिट थी जन। पूरा कबीला या समुदाय कह लीजिए, उसका प्रधान राजन कहलाता था। राजन? हाँ, इस दौर में लोगों की पहचान मुख्य रूप से उनके जन यानी कबीले से ही थी। ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग थी। और वर्ण व्यवस्था जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, उसकी क्या स्थिति थी तब? हाँ, वर्ण व्यवस्था देखिए, ऋग्वैदिक काल में ये अपने बहुत ही शुरुआती और काफी फ्लेक्सिबल रूप में थी। फ्लेक्सिबल मतलब ये जन पर बेस नहीं थी। ये व्यक्ति के कर्म यानी उसके काम या प्रोफेशन पर आधारित थी। शुरुआत में मोटे तौर पर 3 समूह दिखते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और ज्ञान का काम करते थे, क्षत्रिय या राजन्य, जो योद्धा या शासक वर्ग थे, और विश, जिसमें आम लोग आते थे, किसान, पशुपालक, व्यापारी वगैरह। तो फिर ये चौथा वर्ण शूद्र, ये कब और कैसे आया? शूद्र वर्ण का पहला साफ जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अच्छा, पुरुष सूक्त में। हाँ, और ये माना जाता है कि 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। तो इससे अंदाजा लगता है कि 4 वर्णों वाला विभाजन ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल अंत में उभरा होगा। पर जरूरी बात यह है कि इस शुरुआती सिस्टम में कठोरता नहीं थी। लोग अपना पेशा बदल सकते थे, मोबिलिटी थी। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक भजन है जिसमें एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। अरे, एक ही परिवार में इतने अलग अलग पेशे, ये तो सच में दिखाता है कि व्यवस्था कितनी लचीली थी। हाँ, उस समय समाज में असली बंटवारा शायद आर्य और दास या दस्यु के बीच ज्यादा महसूस होता था। आर्य और दास? हाँ, आर्य वो जो खुद को कहते थे और दास या दस्यु वो जिन्हें वो यहाँ के मूल निवासी मानते थे। और ये फर्क काफी हद तक कल्चरल था, आज की जाति व्यवस्था जैसा कठोर नहीं। अच्छा, तो उस दौर के लोगों की डेली लाइफ कैसी थी? क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे? इकोनॉमी का मेन आधार पशुपालन था। खासकर गाय का बहुत महत्व था। उसे अगन्या कहा गया है, यानी न मारने योग्य। अगन्या? जी। खेती भी होती थी। जौ यानी यव मुख्य फसल थी। दूध और उससे बनी चीजें खाने का अहम हिस्सा थी। और पहनावा? लोग ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे। नीवी, वास, अधिवास। सोने के गहनों का शौक था, जैसे निष्क नाम का हार काफी मशहूर था। अच्छा, मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए रथों की दौड़ होती थी। पासे का खेल यानी द्यूत क्रीड़ा, संगीत, नाचना गाना और शिकार, ये सब पॉपुलर थे। पीने की चीजों में? पेय पदार्थों में सोम का जिक्र है, जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था, और सुरा, जो एक आम नशीला पेय था। और समाज को जोड़ने वाली चीजें? यज्ञों का बड़ा सोशल इंपॉर्टेंस था। वो कम्युनिटी को जोड़ते थे और विचार विमर्श के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी। तो ये जो सरल कबीलाई समाज था, इसमें फिर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया आगे चलकर? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है इसका धीरे धीरे बदलना। देखिए, जो ऋग्वैदिक समाज हमने देखा, फ्लेक्सिबल, कबीलाई पहचान वाला, महिलाओं का स्थान बेहतर, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, वो उत्तर वैदिक चाल आते आते काफी बदल गया। समाज ज्यादा सेटल्ड हो गया, कृषि प्रधान बन गया और ज्यादा हायरार्किकल मतलब ऊंच नीच पर आधारित। और महिलाओं की स्थिति? वर्ण व्यवस्था? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और कठोर होती चली गई। ये बदलाव आया क्यों? इसका बड़ा कारण था पशुचारण वाले जीवन से हटकर स्थायी खेती की तरफ बढ़ना, और इसमें लोहे के औजारों के इस्तेमाल ने भी बड़ा रोल निभाया। समझ गई। तो ये थी ऋग्वैदिक समाज की एक झलक। अगर हम मुख्य बातें याद रखना चाहें तो? हाँ, मुख्य बातें हैं पितृसत्तात्मक कुल और मुखिया कुलप, महिलाओं का तुलनात्मक रूप से अच्छा स्थान और अधिकार, शिक्षा, सभाओं में भागीदारी, सती पर्दा का ना होना। बिल्कुल। फिर कर्म आधारित लचीली वर्ण व्यवस्था का शुरुआती रूप, और बाद में पुरुष सूक्त में चौथे वर्ण का जिक्र, और हाँ, आर्य दास का भेद। और वो बड़ा बदलाव भी याद रखना जरूरी है। हाँ, लचीलेपन से कठोरता की ओर, पशुचारण से कृषि आधारित स्थायी जीवन की ओर। इसी बदलाव ने आगे के भारतीय समाज के विकास की दिशा तय की। बिल्कुल। अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था शुरुआत में कर्म पर आधारित और इतनी लचीली थी, तो उत्तर वैदिक काल में ऐसे कौन से खास सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारण रहे होंगे जिन्होंने इसे जन्म आधारित और इतना कठोर बना दिया? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। जी। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, खासकर जो लोग स्कूल में हैं या फिर यूपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, लगभग 1500 से 1000 बीसीई का समय। सोचिए, सरस्वती नदी के किनारे बसे एक गांव। हाँ, जहाँ जिंदगी मवेशियों के आसपास ही घूमती थी। बिल्कुल। आज यही समझेंगे कि तब मतलब पैसा, खेती, व्यापार, ये सब कैसे चलता था। हाँ, और देखिए, उस युग की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे जरूरी है पशुपालन, वही आधार था। अच्छा, मतलब जानवरों को पालना ही मुख्य काम था, और इसमें गाय का कोई खास रोल था? हाँ हाँ, बिल्कुल। गाय मतलब गौ,
वही सबसे बड़ी संपत्ति थी। अच्छा। जिसके पास ज्यादा गायें हैं वो उतना अमीर। उसको गोमत कहते थे। गोमत? जी। और इतना ही नहीं, एक शब्द है गविष्टि। हाँ, सुना है। उसका मतलब है गायों की खोज, लेकिन असल में ये शब्द युद्ध के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। मतलब लड़ाइयां गायों के लिए। ज्यादातर। हाँ, इससे पता चलता है कि गाय कितनी जरूरी थी। राजा को भी गोपति कहते थे, गायों का स्वामी या रक्षक। वाह, तो गायें एक तरह से करेंसी जैसी हो गई। कह सकते हैं शुरुआती लेन देन का माध्यम थी। दिलचस्प। और घोड़ों का क्या? उनका भी तो जिक्र आता है काफी। घोड़े जरूरी थे पर उनकी अहमियत अलग थी। वो युद्ध के लिए थे, रथ खींचने के काम आते थे। अच्छा। और हाँ, प्रतिष्ठा का प्रतीक भी थे, पर खेती में उनका कोई काम नहीं था। ठीक है, इनके अलावा भेड़ बकरी भी पालते थे लोग, दूध मांस ऊन के लिए, पर अर्थव्यवस्था का जो केंद्र था वो तो गाय ही थी। समझ गई। तो पशुपालन सबसे अहम, फिर खेतीबाड़ी, मतलब कृषि उसकी क्या जगह थी? क्या वो बस गुजारे के लिए थी? हाँ, कह सकते हैं कृषि का स्थान दूसरा था, ज्यादातर अपने कबीले का पेट भरने के लिए। और फसल कौन सी मुख्य थी? मुख्य फसल थी जौ। ऋग्वेद में उसे यव कहा गया है। यव। हाँ, गेहूं यानी बोधुम और चावल व्रीहि का जिक्र या तो है ही नहीं या बहुत कम है। और औजार, हल वगैरह? औजार भी बहुत साधारण थे। लकड़ी का हल इस्तेमाल होता था, लांगल या सीर कहते थे उसे। और सिंचाई, पानी का इंतजाम? वो भी सीमित था, कुओं से या नदियों से छोटी नहरें निकालकर, बस इतना ही, बहुत विकसित नहीं था। और जमीन किसकी होती थी? मतलब क्या लोगों की अपनी प्राइवेट जमीनें थी? नहीं, निजी जमीन का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। जमीन पर पूरे कबीले का मतलब विश का सामूहिक अधिकार होता था। अच्छा, ये तो कबीलाई व्यवस्था की खास बात हुई। जी बिल्कुल। समझ गई। तो पशुपालन मेन, खेती सहायक और जमीन सबकी। अब बात करते हैं उस समय के हुनर और तकनीक की, मतलब क्राफ्ट्स की। क्या कुछ खास कारीगर थे? हाँ, कुछ शिल्प काफी महत्वपूर्ण थे, जैसे बढ़ई, जिसे तक्षण कहा गया है। तक्षण? हाँ, उनका काम बहुत इज्जत वाला माना जाता था। वो रथ बनाते थे, गाड़ियां, घर, ये सब। और धातुओं का काम? धातुकार भी थे, करमार, वो अयस नाम की धातु का काम करते थे। अयस? ये लोहा था? नहीं, यही ध्यान देना है। ऋग्वैदिक काल के जो सबूत मिले हैं उनमें लोहे का कोई पक्का प्रमाण नहीं है, तो अयस का मतलब ज्यादातर तांबा या कांसा ही रहा होगा। अच्छा, तांबा या कांसा। और वो इससे हथियार बर्तन वगैरह बनाते होंगे। जी बिल्कुल। हथियार, बर्तन, औजार। और कपड़े? बुनाई का काम? उन्हीं कपड़े बुनने का काम होता था। इसे वाये कहते थे। ये ज्यादातर घरों में महिलाएं ही करती थी। घरेलू काम जैसा? हाँ। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, कुलाल, चमड़े का काम करने वाले चर्मकार और वैद्य, भिषज का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, तो अगर लोगों के पास मवेशी थे, कुछ अनाज था, कारीगरी का सामान था, तो लेन देन कैसे होता था? क्या कोई बाजार या व्यापार था? व्यापार का जो मुख्य तरीका था वो था वस्तु विनिमय, मतलब बार्टर सिस्टम। सामान के बदले सामान? हाँ, और अगर कोई बड़ा लेन देन करना हो तो उसमें गाय को एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह इस्तेमाल करते थे। अच्छा, फिर से गाय? हाँ, खालें, घी, अनाज, कपड़े, रथ, इन चीजों का लेन देन होता था। कहीं पणी नाम के व्यापारियों का भी जिक्र सुना है? जी, पणी नाम के एक समूह का जिक्र आता है, उन्हें व्यापारी माना जाता है। हालांकि ऋग्वेद में कहीं कहीं उनको थोड़ा नेगेटिव तरीके से भी दिखाया गया है। नेगेटिव क्यों? शायद इसलिए कि वो मुनाफे के लिए व्यापार करते थे, या कभी कभी उन्हें मवेशी चोर भी समझा जाता था। इससे उस वक्त के बदलते विचारों का भी पता चलता है। पर यह ध्यान रखना होगा कि व्यापार ज्यादातर लोकल लेवल पर ही था। कोई बहुत लंबी दूरी के संगठित व्यापार का प्रमाण नहीं मिलता। अच्छा, और वो निष्क क्या था? क्या वो सिक्का था? निष्क का जिक्र आता है, ये शायद सोने का कोई गहना था, गले में पहनने वाला। हाँ। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये आगे चलकर मुद्रा का एक शुरुआती रूप बना हो, पर पक्का नहीं कह सकते। ठीक है, तो समाज में धन या संपत्ति का बंटवारा कैसे होता था? मतलब अमीर गरीब का सिस्टम कैसे काम करता था? इसके दो मुख्य तरीके दिखते हैं। एक था बलि। बलि? ये कोई टैक्स था? टैक्स जैसा नहीं, ये कबीले के लोग अपनी मर्जी से राजा को तोहफे के तौर पर देते थे। अच्छा, गिफ्ट जैसा? हाँ, और युद्ध में जो लूट का माल मिलता था उसका भी बड़ा हिस्सा राजा को जाता था। राजा फिर उसे दावतों और यज्ञों में लोगों में बांटता था। इससे उसका दबदबा बना रहता था। और दूसरा तरीका? दूसरा था दक्षिणा। ये वो फीस या तोहफा था जो यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को मिलता था। पुरोहितों को क्या मिलता था दक्षिणा में? इसमें आमतौर पर गायें होती थी, सोना, हिरण्य और कभी कभी दासियां भी। ये पुरोहित वर्ग की कमाई का एक बड़ा जरिया था। तो मतलब राजा और पुरोहित वर्ग के पास धन इकट्ठा हो रहा था? हाँ, पर समाज फिर भी काफी हद तक बराबरी वाला था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे योद्धा, पुरोहित और आम लोगों के बीच एक ऊंच नीच की भावना शुरू हो रही थी। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का इंजन था पशुपालन, खासकर गाय। बिल्कुल। खेती दूसरे नंबर पर थी, जौ मुख्य फसल, कारीगरी में बढ़ई, धातुकार, तांबा, कांसे वाले और बुनकर जरूरी थे। जी। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, ज्यादातर लोकल। निष्क का जिक्र आता है जो शायद गहना था। सही। और धन का बंटवारा बलि और दक्षिणा से होता था, और जमीन पर पूरे कबीले का हक था। बिल्कुल सही, यही वो मुख्य बातें उस दौर की आर्थिक तस्वीर दिखाती है। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक तरह से मवेशियों पर टिकी थी। खेती धीरे धीरे बढ़ रही थी, व्यापार सीमित था और समाज कबीलाई सिस्टम से चल रहा था। हाँ, और यही वो बुनियाद बनी जिस पर आगे चल के मतलब उत्तर वैदिक काल में खेती का और विस्तार हुआ और फिर शहरों का रास्ता खुला। सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि बिना किसी आज की तरह की करेंसी या टैक्स सिस्टम के सिर्फ तोहफों और लेन देन पर यह समाज कैसे चलता होगा? हाँ, और गाय का इतना सेंट्रल रोल, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी। ये सवाल हमें उस युग को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम चैप्टर पर, ऋग्वैदिक धर्म और संस्कृति। जी। ये वो समय है लगभग 1500 से 1000 बीसीई का, जो स्कूल सिलेबस से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है कि इस टॉपिक को, इसकी जो बारीकियां हैं, उन्हें आसान इंग्लिश में समझें ताकि रिवीजन में आसानी हो। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये जो धर्म था ये काफी हद तक प्रकृति मतलब नेचर, उसकी पूजा से जुड़ा था। अच्छा। यज्ञों का इसमें बड़ा रोल था और देवताओं को भी ज्यादातर कुदरत की जो ताकतें हैं उन्हीं का रूप माना जाता था। एक तरह से अपने आसपास की दुनिया को समझने का तरीका। तो ये जो देवताओं का पूरा संसार था, जिसे पैंथियन कहते हैं शायद, वो कैसा था? सुना है बहुत सारे देवता थे। हाँ, देवता तो अनेक थे, मतलब पॉलीथीस्टिक नजरिया था। अच्छा, पॉलीथीस्टिक। पर एक इंटरेस्टिंग बात थी जिसे हीनोथीज्म कहते हैं, मतलब किसी एक खास सूक्त में या मौके पर किसी एक देवता को सबसे बड़ा मान लिया, सुप्रीम। लेकिन बाकियों को नकारा नहीं? नहीं, बाकियों के अस्तित्व को नकारा नहीं, बस उस वक्त जिसकी जरूरत है उसे प्रमुख मानकर उसकी स्तुति की। ये बड़ा यूनिक था। ये दिलचस्प है। क्या इन देवताओं की कोई कैटेगरीज थी?
समझने के लिए? हाँ, मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में देखते हैं विद्वान। एक तो पृथ्वी यानी टेरेस्ट्रियल देवता, जैसे? जैसे अग्नि, पृथ्वी खुद, सोम भी कह सकते हैं। फिर थे वायुमंडल के यानी एटमॉस्फेरिक देवता, इंद्र, मरुत, रुद्र। और तीसरे आकाश के सेलेस्टियल देवता, जैसे वरुण, सूर्य, उषा। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? मुझे लगता है इंद्र का नाम बहुत सुनने में आता है। एकदम सही, इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में करीब 250 हिम्स मतलब सूक्त सिर्फ उन्हीं को समर्पित हैं। 250? काफी ज्यादा है। हाँ, वो वर्षा, वज्र यानी बिजली और युद्ध के देवता माने जाते थे। उनको पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर मतलब ठीक, किलों को तोड़ने वाला। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। और वृत्रहन भी, क्योंकि उन्होंने वृत्र नाम के एक असुर का वध किया था। अच्छा, इंद्र के बाद फिर किसका नंबर आता है अग्नि यज्ञों को देखते हुए? बिल्कुल, अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। करीब 200 हिम्स उनके लिए हैं। जी। वो सिर्फ आग के देवता नहीं थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल था देवताओं और इंसानों के बीच मीडिएटर का, मध्यस्थ का। अच्छा, जैसे संदेश ले जाने वाले। हाँ, एक तरह से यज्ञ की अग्नि में जो आहुति दी जाती थी, माना जाता था कि वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती है। ये जो हवन की परंपरा है वो यहीं से जुड़ी है। और वरुण देवता, उनका क्या महत्व था? वरुण का संबंध ऋत से जुड़ा जाता है। ऋत यानी कॉस्मिक एंड मॉरल ऑर्डर, ब्रह्मांड की एक नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था। ऋत, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट लगता है। जी, वरुण को इसी ऋत का संरक्षक माना गया, और ये भी कि वो नियम तोड़ने वालों को, पापियों को दंड देते थे। उनका स्वरूप थोड़ा गंभीर था, व्यवस्था बनाए रखने वाला। और एक और नाम है सोम। ये क्या थे? कोई व्यक्ति या कुछ और? सोम एक पौधा था हम्म। और उससे एक खास किस्म का पेय भी बनता था, हम्म। एक रस। अच्छा, पे। हाँ, जिसे देवता खासकर इंद्र बहुत पसंद करते थे। माना जाता था कि ये स्फूर्ति, प्रेरणा देता है, शायद अमरता का भाव भी। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को ही समर्पित है। पूरा एक मंडल? हाँ। इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। बिल्कुल। तो ये 4 मुख्य हो गए, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। Yes. इनको याद रखने के लिए IVS जैसा कुछ सोच सकते हैं, इंद्रा, वरुणा, अग्नि, सोमा। हाँ, ये निमोनिक अच्छा है। हम्म। इनके अलावा भी थे, जैसे सूर्य देवता, उषा यानी भोर की देवी, रुद्र जो शिव का प्रारंभिक रूप माने जाते हैं, वायु, पृथ्वी और यम यानी मृत्यु के देवता। चलिए देवताओं से आगे बढ़ते हैं। कोर बिलीफ की बात करें तो ये ऋत का कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये सिर्फ नेचुरल ऑर्डर था या इसमें मोरालिटी भी थी? नहीं, ये सिर्फ नेचुरल ऑर्डर नहीं था, इसमें नैतिकता, मोरालिटी का पहलू बहुत मजबूत था। सच बोलना, अपना वचन निभाना, सही व्यवहार करना, ये सब ऋत का पालन माना जाता था। अच्छा। वरुण इसके गार्डियन थे। तो ये दिखाता है कि यूनिवर्स और इंसान का कंडक्ट दोनों एक ही व्यवस्था का हिस्सा थे। बाद में यही धर्म के कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ। और क्या ये सच है कि उस समय मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं होती थी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ऋग्वेदिक काल की। हमें मंदिर या मूर्ति पूजा के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। तो पूजा कैसे होती थी? पूजा खुले में होती थी, यज्ञ वेदी के आसपास, अग्नि को केंद्र में रखकर। और हिनोथिज्म की बात तो हमने की ही। जीवन के बाद के बारे में क्या सोचते थे? पुनर्जन्म, कर्मा, ये सब था? देखिए, पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन और कर्म का सिद्धांत उतना साफ नहीं है ऋग्वेद में जितना बाद के उपनिषदों में मिलता है। तो फिर फोकस किस पर था? ज्यादा जोर इसी जीवन को अच्छा बनाने पर था। भौतिक सुख, जैसे अच्छी संतान यानी प्रजा, खूब सारे मवेशी यानी पशु, धन, वीर, पुत्र, इनकी कामना की जाती थी देवताओं से। मृत्यु के बाद पितृलोक जाने की बात जरूर मिलती है। अच्छा। अब आते हैं रिचुअल्स पर, यानी यज्ञों पर। इनका क्या रोल था? यज्ञ या यजनास? वो तो ऋग्वेदिक धर्म का आप कह सकते हैं कि कोर थे, केंद्र बिंदु थे। मतलब सबसे जरूरी। हाँ, देवताओं को प्रसन्न करने का, उनसे अपनी मांगे मनवाने का, चाहे वो बारिश हो, युद्ध में जीत हो, लंबी उम्र हो, संतान हो, इन सबका मुख्य तरीका यज्ञ ही था। ये कम्युनल एक्टिविटी भी होती थी, समाज को जोड़ती थी। और यज्ञ में आहुति किस चीज की देते थे? क्या बलि वगैरह भी होती थी? ज्यादातर तो घी, दूध, अनाज, जौ और सोम रस जैसी चीजें चढ़ाई जाती थी। इन्हें हविस कहते थे। हाँ। पशु बलि भी होती थी, जैसे बकरी, भेड़, पर शायद ये रोज की बात नहीं थी। गाय को तो अज्ञन्या कहा गया है। अग्न्या? हाँ, यानी जिसे मारा ना जाए, नॉट टू बी किल्ड। तो गाय की बलि तो बहुत ही रेयर होती होगी, अगर होती भी होगी तो। और ये यज्ञ कौन करवाते थे? पुरोहित या प्रीस्ट्स? जी, पुरोहितों का वर्ग था। यज्ञों को सही विधि विधान से संपन्न कराना उनका काम था। अलग अलग तरह के पुरोहित होते थे। जैसे एक थे होत्री, जो ऋग्वेद के सूक्तों का पाठ करते थे। फिर अध्वर्यु, जो यज्ञ की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो करते थे। उद्गात्री थे, जो सामवेद के मंत्र गाते थे, हालांकि सामवेद बाद का है। और एक मुख्य पुरोहित होते थे ब्राह्मण, जो पूरे यज्ञ के ओवरसियर होते थे, निरीक्षक। तो इनका महत्व तो था? महत्व था, पर वो समाज पर उतने डोमिनेंट नहीं थे जितने हम बात के उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। तब उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ गया था। अच्छा, तो ये एक बड़ा फर्क हुआ ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। और क्या मुख्य अंतर थे धर्म में, संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में देखें तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि जैसे देवता मुख्य थे। पूजा का तरीका सरल था, प्रकृति से जुड़ा हुआ। यज्ञ थे पर शायद उतने जटिल नहीं, पुरोहित सहायक थे। और उत्तर वैदिक में? उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति, विष्णु, रुद्र यानी शिव, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ बहुत ज्यादा विस्तृत और जटिल हो गए, पुरोहित वर्ग का दबदबा बहुत बढ़ गया, और सोच में भी बदलाव आया। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे नए फिलोसॉफिकल आइडियाज सामने आए। समझ गया। तो अंत में अगर हम देखें तो इस ऋग्वैदिक धर्म का हमारे आज के कल्चर पर क्या असर रहा है? क्या इसकी कंटिन्यूटी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। ये तो एक तरह से हिंदू धर्म की जड़ें हैं। आज भी हम हवन करते हैं, उसमें अग्नि पूजा सेंट्रल है। सोम का सिंबॉलिक महत्व बना हुआ है। ऋत का विचार ही आगे चलकर धर्म बना। हाँ, सही कहा। यज्ञ किसी ना किसी रूप में पूजा का हिस्सा है। कई वैदिक देवता आज भी पूजे जाते हैं, भले ही उनका रूप या महत्व बदल गया हो। और जो नैतिक मूल्य हैं, सत्य, उदारता, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव, ये सब भी उसी परंपरा से जुड़े हैं। तो संक्षेप में ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं, यज्ञों और ऋत की नैतिक व्यवस्था पर आधारित था। ये बाद के दौर से बेशक सरल था, पर इसने आने वाले भारतीय समाज, संस्कृति और हिंदू धर्म की एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रणाली नहीं थी, ये उस समय के समाज का प्रतिबिंब भी थी, और हमारी सभ्यता की सांस्कृतिक बुनियाद भी। जी। और हाँ, जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि कैसे एक धर्म जो प्रकृति की ठोस शक्तियों पर केंद्रित था, जैसे इंद्र का वज्र, अग्नि की ज्वाला, वो धीरे धीरे ब्रह्म जैसे नितांत अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट दार्शनिक विचारों की तरफ कैसे मुड़ गया। ये जो शिफ्ट है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, ये समाज में चल रहे किन बदलावों की ओर इशारा करता होगा? ये सोचने वाली बात है।